नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। दिल्ली में चलती ट्रेन में लूटपाट करने वाले एक शातिर चोर को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पर्स लूटकर भागने की यह तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास की है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रही थी, धीरे धीरे जा रही थी कि तभी एक बदमाश चलती ट्रेन में पहले चढ़ा और फिर गेट खोलकर एक महिला मुसाफिर का पर्स लेकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चोर को पकड़ लिया। आरोपी का नाम दानिश है, जिसे रेलवे पुलिस फोर्स की टीम ने पकड़ा है और लूटपाट का यह वीडियो 23 सितंबर का बताया जा रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो रहा है और दूसरी तरफ उस चोर को पकड़ लिया गया। रेलवे पुलिस ने इस चोर को धर दबोचा। स्टेशन से आगे ट्रेन धीमी गति में निकली ही थी कि तभी ये चोर ट्रेन से चोरी कर नीचे उतर जाते हैं। हालांकि रेलवे पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। रूस के शेरेमोव एयरपोर्ट पर यात्रियों की चहल पहल के बीच एक यात्री हंगामा करने लगा। एयरपोर्ट पर किसी बात को लेकर नाराजगी के बाद उसने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान वो गिर भी गया। दोबारा उठने पर वहां पर कंप्यूटर पर उसने हमला बोल दिया। यात्री के हंगामे के बाद सुरक्षाकर्मी दौड़ते दौड़ते पहुंचे। सामान की तोड़फोड़ कर रहे यात्री को काबू करने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और काबू में किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों ने दिनदहाड़े दुकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाश दुकान में दाखिल हुए और तमंचे के बल पर दुकान में रखा 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। लूटपाट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में 4 बदमाश भी वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक उनका सुराग नहीं लग पाया है। पीओके में आतंक के अड्डों पर भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। एलओसी के पास तंगधार में पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का करारा जवाब दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का बड़ा एक्शन। पीओके में आतंक के अड्डों पर सबसे बड़ा आक्रमण। आतंकियों के खिलाफ हिंदुस्तान का तोप अटैक। एलओसी के पास तंगधार में पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब हिंदुस्तान ने कुछ इस तरीके से दिया है। आतंक के अड्डों पर हिंदुस्तान ने बरसाए तोप के गोले। आतंक के 4 लॉन्च पैड को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिसमें 10 से ज्यादा आतंकी भस्म हो गए। हिंदुस्तान की सेना ने नीलम वैली में पाक सेना के मुख्यालय को भी उड़ा दिया, जहां बाजवा के बुजदिल फौज के 4 से 5 सैनिक मारे गए। हिंद के रणबांकुरों ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया। दरअसल ये पाकिस्तान की ओर से की गई कायराना हरकत पर दिया गया जबरदस्त जवाब है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई। आज सुबह तंगधार में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक नागरिक की जान चली गई थी। पाकिस्तान ने इस हमले में सेना के जवान के साथ साथ सिविलियन को भी टारगेट किया, लेकिन इस बार पाकिस्तान को ये उकसावे की कार्रवाई भारी पड़ गई। लग रहा है भारतीय सेना ने आर्टिलरी, नाउ देखिए आर्टिलरी क्या होती है, मोटर ऊपर से नीचे जाता है, उसके बाद 105 गन होती है और आर्टिलरी में 155 गन भी होती है। 140 मिलीमीटर गन, मतलब बड़ी और लंबे रेंज की और बड़ी एक्यूरेसी के साथ, निशाने के साथ मारते हैं। जी हाँ, पीओके में मौजूद यही वो आतंक के लॉन्च पैड थे, जहाँ से लगातार पाकिस्तान घुसपैठ और सीजफायर उल्लंघन की कोशिश कर रहा था। बड़ी कार्रवाई है और इसी प्रकार पाकिस्तान का मुंह हमें बंद करना है। हमारे आर्टिलरी गन्स जो एलओसी के पास डिप्लॉयड हैं, उन्होंने बहुत तुरंत ये कार्रवाई की हुई है। जब हमें खबर मिली कि यहाँ से आतंकवादी लॉन्च पैड्स के ऊपर मौजूद हैं और वहां से वो एलओसी पार करके हमारे देश में आ रहे हैं। पीओके में तोप के अटैक से जाहिर है कि अब न भारत आतंकवाद सहेगा और न ही सीजफायर का उल्लंघन बर्दाश्त करेगा। टीम न्यूज नेशन। सीमा पार से नापाक हरकत और भारत की जवाबी कार्रवाई पर न्यूज नेशन संवाददाता इदरीस लोन की ग्राउंड जीरो की एक रिपोर्ट आपको दिखा दें।
आज सुबह सवेरे नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा के टंगडार इलाके में पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की। इस सीज फायर वायलेशन में आर्मी के 2 जवान शहीद हो गए, वहीं एक सिविलियन भी मारा गया। इस सीज फायर वायलेशन में 3 सिविलियंस जख्मी भी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की सीज फायर वायलेशन का मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसमें ना ही सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट को निशाना बनाया गया है, बल्कि जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स है उनको भी निशाना बनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। पाकिस्तान में आम लोगों पर किस तरह से हुक्मरान जुल्मों सितम ढा रहे हैं, उसकी एक तस्वीर देखने को मिली। गिलगित में एक आम गरीब इंसान को एक अधिकारी धमकाता हुआ नजर आया। उसके हक की जमीन से बेदखल करते हुए सरेआम पाकिस्तानी अफसर ने उसे धमकाया। आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं? बताएं मुझे, कितना टैक्स देते हैं? बताइए सर। हम जो कितना टैक्स दिया आपने? 1 रुपया दिया? फिर हम नहीं करें। आप मुतनाज़ नाका नहीं है। इसको हुकूमत पाकिस्तान 100 अरब रुपया देती है। आपने कितना दिया? क्या आपके साथ दूसरे कितना दिया आपने? दिवाली के मौके पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। न्यूज नेशन संवाददाता शैलेंद्र सिंह वहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया। खुफिया विभाग द्वारा जारी अलर्ट के बाद देश भर के महत्वपूर्ण संस्थानों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की बढ़ा दी गई है और इस वक्त हम मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर हैं। जानकारी के मुताबिक खुफिया विभाग ने जो अलर्ट भेजा है उसके मुताबिक जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं वो दिल्ली समेत देश के जो महत्वपूर्ण दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा मुंबई आर्थिक राजधानी है, तो ऐसे में मुंबई को भी अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह मुंबई का नहीं देश भर का सबसे ज़्यादा फुटफॉल वाला रेलवे स्टेशन है। तो आतंकियों की जो इस तरह की गतिविधियां होती हैं वो कोशिश ये होती है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हों उसे टारगेट किया जाए और इसी के तहत सीएसटी रेलवे स्टेशन समेत मुंबई के तमाम जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि एंट्रेंस के समय पर जैसे ही आप एंट्री पॉइंट पर आएंगे यहाँ पर आपको बाकायदा जो आरपीएफ और दूसरी एजेंसियों के जो सुरक्षा गार्ड हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो सामान है उनका यहाँ पे बिना स्कैनिंग के आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मेटल डिटेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। खुद जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आरपीएफ के वो यहाँ पर गश्त लगाते नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो एजेंसियों के अलर्ट के बाद बात करें, त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में जब इस तरह का अलर्ट आए तो जाहिर तौर पर एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है और वो नज़ारा कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि यह रेलवे स्टेशन जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन है और 26/11 आतंकी हमला भी यहाँ पर हो चुका है, तो इसके मद्देनज़र एजेंसियाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ की बढ़ा दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। लखनऊ में कमलेश तिवारी मर्डर में शामिल शूटर अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश में यूपी से गुजरात तक छापेमारी जारी है। लखनऊ से पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं जो हत्यारों को दबोचने में कारगर साबित हो सकते हैं। वहीं सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इंसाफ का भरोसा दिलाया। कमलेश तिवारी हत्याकांड में अहम सुराग, होटल से मिले शूटर्स के खून से सने कपड़े। लखनऊ के एक होटल में ठहरे थे बदमाश। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश रचने वाले सलाखों के पीछे हैं, लेकिन पुलिस अब भी हत्या करने वालों को नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में लखनऊ के एक होटल से पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। जिस होटल में दोनों बदमाश ठहरे थे उस होटल का पता चल गया है। कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले लोग लखनऊ के नाका यानी कैसरबाग क्षेत्र के इसी होटल में रुके हुए थे, जहां उन्होंने सबसे पहले होटल में स्टे किया। जब खबरें देखी चैनलों पर तो कुछ चेहरा मिलता जुलता दिखा। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने इस पूरे कमरे को आकर देखा और यहाँ से जो महत्वपूर्ण सामान थे वो इकट्ठा किए हैं। पुलिस को बदमाशों के कमरे से कई ऐसे सुराग हाथ लगे हैं जो आगे की जांच में उसके लिए मददगार साबित होंगे। बदमाशों ने सूरत के पते पर यहाँ कमरा बुक किया था। होटल के रजिस्टर में उनका नाम अशफाक हुसैन और मोइनुद्दीन अहमद लिखा है। इन दोनों बदमाशों ने 17 अक्टूबर को कैसरबाग के एक होटल में रात 11:08 पर चेकिंग किया था।
अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को होटल से 10:38 पर ये निकले। वारदात को अंजाम देने के बाद दोपहर 1:21 पर वापस होटल में लौटे और फिर 10 मिनट के भीतर ही कपड़े बदलकर होटल से निकल गए। वो 17 तारीख को रात में 11:08 पे आए थे और फिर 18 तारीख को सुबह 10:38 पे वो यहाँ से निकलते हैं भगवा कपड़ा पहन के और मिठाई का डिब्बा लेके। उसके बाद ये 1:21 पे फिर वापस आते हैं यहाँ पे और 10 मिनट पे कपड़े चेंज करके वो फिर निकल जाते हैं। उनकी फुटेज वही चल रही थी तो हमें लगा शायद ऐसा तो नहीं है यही लोग हैं। तो जब हम लोगों ने CCTV फुटेज खंगाली तो वो फोटो दिख रही थी। फिर मैंने ऊपर पुलिस अफसरों को इसकी सूचना दी। जांच कर रही टीम ने अब तक 150 से ज्यादा कॉल डिटेल्स खंगाली है। 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 200 से ज्यादा CCTV फुटेज की जांच की गई है। अभी भी गुजरात और महाराष्ट्र के ATS से यूपी पुलिस संपर्क बनाए हुए है। उधर लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने कमलेश तिवारी के परिवार से मुलाकात की। CM योगी ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। CM से मुलाकात के बाद कमलेश तिवारी की मां ने कहा कि उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। अपने बड़े बेटे से भी मिले, उनको बहुत दिन से बेटे के रूम में देखते थे, मिले, बहुत अच्छा लगा। बहुत संशोधन किया उन्होंने। हमने जो उनसे मांग की थी कि हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। उनको फांसी की सज़ा दिलवाएंगे। हम यही मांग कर रहे थे कि फांसी की सज़ा उनको दिलवाओ, उन हत्यारों को। उन्होंने बुरी हम जी बहुत अच्छा लगा। महाराज जी तो हमारे सबके पहले से पूज्य थे। वारदात के साजिशकर्ता सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर फिलॉसफी पढ़ाने वाले 27 साल के एक युवक ने अपनी मां की हत्या करने के बाद रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। 27 साल की एलेन स्टेनली अपनी 55 साल की मां लिजी के साथ पीतमपुरा के आशियाने अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 17 में रहता था। यहां 8 महीने से वो किराएदार था। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में बतौर एडल्ट प्रोफेसर पढ़ाने वाले 27 साल के एलन नाम के युवक ने अपनी मां की हत्या करने के बाद रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी कर ली। इस समय हम पीतमपुरा में आशियाना अपार्टमेंट के पास हैं, जहां 27 साल के एलन अपनी 55 साल की मां लेजी के साथ कुछ महीनों से यहां पर किराए पे रहते थे और कल पुलिस को सूचना मिली कि यहां एक फ्लैट में काफ़ी ये बंद है और अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जब पुलिस यहां पर पहुंची तो और फ्लैट का दरवाज़ा खुलवाया गया तो 55 साल की लेजी अपने फ्लैट के अंदर मृत मिली। उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और उन्हें पंखे के सहारे फंदे से लटकाया गया था। पुलिस ने उनके बेटे एलन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन एलन से कोई भी जब कांटेक्ट नहीं हो पाया और जो शुरुआती तथ्य सामने आए उससे पुलिस को ये साफ हो गया कि लेजी की हत्या की गई है। इस सिलसिले में हत्या का मुकदमा दर्ज करके रानीबाग पुलिस ने जब मामले की आगे की तहकीकात शुरू की तो पता चला कि एलन ने भी सराय रोहिला इलाके में रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी कर ली है, ट्रेन के आगे अपनी जान दे दी है। पुलिस को इस दोनों मामलों में मतलब हत्या के बाद आत्महत्या का जब पता चला और जब मामले की पूरी तहकीकात आगे बढ़ी तो मालूम चला कि दोनों माँ बेटा केरल के रहने वाले थे और केरल में इनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज था। उस मामले में दोनों एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत पर बाहर निकले हुए थे और दिल्ली में आकर रहने लगे थे। अब पुलिस पता लगा रही है कि ऐसा क्या हुआ कि बेटे को अपनी मां की हत्या करनी पड़ी और उसके बाद रेलवे ट्रैक पर जाकर मौत को अपने गले लगाना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। और अब बात दिल्ली की सियासत की करते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और बीजेपी नेता विजय गोयल की अगुवाई में ये साइकिल रैली निकाली गई। न्यूज़ नेशन संवाददाता मोहित बख्शी की रिपोर्ट देखिए। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब भाजपा की तरफ से साइकिल रैली निकाली जा रही है और खुद केंद्रीय मंत्री साइकिल पर सवार होकर निकले। सर, क्यों साइकिल पर सवार होना पड़ा है, किस तरीके की स्थिति? देखिए, प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रदूषण एक बहुत पूरे देश के लिए चुनौती है और राजधानी दिल्ली है उसके लिए तो बड़ी चुनौती है। उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो यहाँ पर सरकार है केजरीवाल जी की, वो पूरी तरह से इसकी अनदेखी करती है और हर दिन झूठ के झाड़ से झाड़ू का झुंझुना बजाने में माहिर है। लेकिन जो समस्या
है प्रदूषण जैसी ज्वलन समस्या है उसको इग्नोर करते हैं। सर सवाल ये उठ रहा है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, क्या लगता है वो पर्याप्त नहीं है? ऑड इवन की बात भी कर रहे हैं। देखिए कोई कदम उठाए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ जो है वो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, सिर्फ झूठ के झाड़ से झाड़ू का झुंझुना दिखाया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। विजय गोयल जिन्होंने ये यात्रा का आयोजन किया उनसे बात करते हैं। गोयल साहब, आपने आयोजन किया है और आपने कहा कि यहाँ पर पूरी यात्रा के दौरान कोई कदम नहीं उठाए दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने अगर 5 साल कदम उठाए होते प्रदूषण को खत्म करने के लिए तो उनको आज मुफ्त की योजनाएं नहीं घोषित करनी पड़ती 2 महीने के लिए, तो उनको ऑड इवन नहीं करना पड़ता। आज भी दिल्ली का मुख्यमंत्री ये नहीं कह रहे हैं हम प्रदूषण कम कर देंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम मास्क बांट देंगे। इसका मतलब है दिल्ली की जनता को डरा रहे हैं कि प्रदूषण कम नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन डस्ट के ऊपर काम करना था, उनको छिड़काव करना था, रोड डस्ट के ऊपर उनको काम करना था, उनको पेड़ पौधे लगाने थे, उनको कूड़ा जो जल रहा है उसको रोकने से था, उनको यमुना को साफ करना था। विरोध कर रही है और यात्रा निकाल रहे हैं, कहना है कि पर्याप्त कदम नहीं उठाए, लेकिन दिल्ली सरकार का अपना दावा है। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य जो हैं वो पराली पर अगर ध्यान देते तो ये स्थिति जो दिल्ली में है वो नहीं होती। यानी प्रदूषण को लेकर राजनीति जो है अपने शबाब पर है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 4:40 खबर। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के खिलाफ आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया है। संजय जायसवाल पिछले दिनों किशनगंज में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे। बताया जा रहा है कि वहां उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठक की थी। आरोप है कि उन्होंने कारोबारियों से कहा कि उनके यहां जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें पैसे देकर वोट करने भेजें। वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज कर लिया गया। किशनगंज में सोमवार को उपचुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जायसवाल के खिलाफ यह मामला सामने आ गया है। संजय जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारी बारिश की वजह से पूरा पटना करीब 1 हफ्ते तक डूबा रहा। शहर से पानी तो निकल चुका है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी पानी जमा हुआ है। पटना से सटे दानापुर से न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना के आसपास उन इलाकों की जहां महीने भर से पानी जमा है और नतीजा देखिए कि पानी काला पड़ चुका है। जो स्थिति है वो ये है कि लोग अब बीमार पड़ने लगे हैं, लोगों के घर में परेशानियां बढ़ने लगी हैं। कितनी परेशानी है अब इस पानी से? क्या परेशानी देख लीजिए, एकदम बिल्कुल काला दिख रहा है। क्या पानी का क्या स्थिति है अभी इलाके में? देख रहे हैं हम लोग, क्या स्थिति देखिएगा, देखिए रहे हैं पानी की स्थिति। कितने लोग बीमार पड़ने चले, नरक की तरह जीवन जी रहा है पानी में। अभी खुजली लगेगा, क्या करें, पानी में घुसने लायक है। आप लोग घर में भी लोग बीमार? तब यहाँ गैरेज में इतना पानी पड़ा हुआ है, सवेरे से आदमी उसी में लगा। पानी में तब जाना ही बिल्कुल जानलेवा है। क्या तो आखिर करेगा क्या, हवाई जहाज से जाएगा, इसी में तो जाना है। कितनी बुरी स्थिति है इलाके में? नाम मत लीजिए कि परसों गड्ढा में गिर गए थे, हमने बाइक चलाते समय गड्ढा में गिर गए। इससे बढ़ के क्या स्थिति कहा जा सकता है सर? तो पूरा पानी काला हो गया है बिल्कुल। अरे तो क्या कीजिएगा, कोई उपाय है? कितना दिन तक आदमी इधर से भटक के लिए कर रहा था। काला पानी के सजा से भी ज्यादा बुरी स्थिति है इन इलाके के लोगों की। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। महाराष्ट्र के पुणे में भारत और मालदीव की सेना के बीच युद्धाभ्यास चल रहा है। दोनों देशों के बीच ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकवाद से लड़ने और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को अंजाम देने की कला सिखाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों देशों के जवान मिलकर युद्ध कौशल का परिचय दे रहे हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग में वायुसेना के ईस्टर्न कमांड का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनाया गया, जिसमें वायुसेना के वीर जवानों ने आसमान में अपने कर्तव्य से लोगों का दिल जीत लिया। हवा में हैरान करने वाले स्टंट के जरिए एयरफोर्स के जवानों ने हिंद की ताकत का दम दिखाया। हांगकांग में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे, सरकार पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। 4:40 खबर में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।